गया है जब मतदान की प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा। अब पहले चरण का मतदान जो है वो समाप्त होने के करीब आ गया है, लेकिन इस बीच कई सारी बड़ी खबरें सामने आई हैं जिन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये 400 पार की जो दावेदारी की जा रही है ये चुनाव बहिष्कार के बीच में कैसे मुमकिन हो सकता है। इस मामले पर और अधिक चर्चा करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कुछ लोग, कुछ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरुण जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। वरुण जी, हमारा सबसे पहला सवाल यही है कि लगातार चुनाव बहिष्कार की खबरें सामने आ रही हैं, लगातार कहीं रोड की समस्या को लेकर के खबर सामने आई है, ट्रांसफार्मर ना होने की समस्या को लेकर के खबर सामने आई, बिजली दुरुस्त ना होने की खबर भी सामने आई है। आखिर इतने जगहों पर जो चुनाव बहिष्कार किए जा रहे हैं, इस पर दावेदारी करते हुए 400 पार का दावा आखिर कैसे किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? ये कहीं ना कहीं जनता के जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया। वही हम लोग देख रहे हैं, तमाम जो घटनाएं हो रही हैं, जो सूचनाएं आपके माध्यम से मिल रही हैं, कहीं पानी है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बाद रोड है, बिजली है, ये तमाम रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनका कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भाजपा ने उस ओर ध्यान ना देना ये इसका कारण रहा। और जो तमाम जिलों से जो सूचनाएं आई, चाहे जो है पीलीभीत हो, चाहे शामली हो, उसके बाद चमोली हो, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जनता त्रस्त हो चुकी है इनके खोखले वादों से और इनके झूठे आश्वासन से। अगर इतनी बड़ी अगर मोदी की गारंटी थी तो साहब जनता संतुष्ट होनी है। और भाजपा कह रही है 400 पार, तो आप ये मान लीजिए कि जिस तरीके से ये तो फर्स्ट फेज का चुनाव था, जिस तरीके से फेज आगे बढ़ते चले तरीके की जनित की जो समस्याएं है उससे निकलता हुआ जो व्यक्ति है, जनता है, वो इनका विरोध करते हुए नजर आएगी। और ये बहुत बड़े अंतर से ये 2024 में इनकी तैयारी हो चुकी है जी। लेकिन ये तो कह रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कई सारे बड़े बयान भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 अभिनेता आए हैं उत्तर प्रदेश में और दोनों मिलकर के एक कुछ दिनों के लिए फिल्म बना रहे हैं और फिल्म बना करके चले जाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये उनका बयान जिस तरीके का आया है, ये भाजपा की एक परिपाटी रही है कि प्रधानमंत्री से लेकर तमाम इनके मुख्यमंत्री हों, इनके केंद्रीय मंत्री हों, तो बयानबाजी करने में उन्हें महारत हासिल है। और ये वो लोग हैं, आप ये देखिए कि अगर जनहित के मुद्दे उठाने वाला, जनता की लड़ाई लड़ने वाला, संविधान को बचाने वाला, लोकतंत्र को बचाने वाला अगर चुनाव लड़ रहा है तो उनके लिए आप समझिए हीरो कि 2 अभिनेता आए हैं साहब। जब रहा है उन्होंने कई सारी इसी तरीके का हमला पूर्व में भी हम लोग देखते रहे। वर्तमान में जिस तरीके के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री और तमाम इनके नेता वो इसी तरीके की बयानबाजी और जो है विपक्षियों विरोधियों को ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। तो आप देखते जाइए 2024 में वही बौखलाहट हम लोगों को ये देखने को मिल रही है। इनके जो तमाम नेता जिस भाषा का वरुण जी, एक और बयान दिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने अपने संबोधन में आज कई सारी चीजें कही। लगातार किसानों की समस्याओं को लेकर के विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की वो चिंता करते हैं और इसी के साथ गन्ना मूल्यों में वृद्धि भी की गई है। देखिए, अब जब ये केंद्र का ये चुनाव बिल्कुल सर पे है, बिल्कुल तैयारी हो चुकी है, तो साहब किसानों की हित करने वाली ये सरकार पूर्वांचल में किस तरीके से किसानों के ऊपर इन्हीं के एक बाहुबली नेता के पुत्र ने साहब गाड़ी चलाई, इतना दुखद और पीड़ादायक वो मंजर रहा। तो सिर्फ ये बयान देते हैं, ना इन्हें किसानों की चिंता है, ना युवाओं की चिंता है, ना व्यापारियों की चिंता है। और किचन के अंदर जो सिलेंडर
400 रुपए का 2014 से पहले जो केंद्र सरकार देती थी उसे बढ़ा के साहब 10 वर्ष तक कंटिन्यू केंद्र सरकार ने गृहिणियों को लूटने का काम किया। तो ये किसी के नहीं है। युवाओं का प्रश्न पत्र लीक होता है, उसके बाद इंटर का परीक्षा पत्र साहब लीक होता है। तो पूरी तरीके से जितनी परीक्षाएं हुई हैं साहब, और व्यापार हो, किसान हो, हर तरीके से हर वर्ग को ठगने का काम इस केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने किया है जी। और लगातार एक और आरोप लगाया उन्होंने कि कांग्रेस प्रत्याशी को भारत माता की जय बोलने में भी दिक्कत होती है, शर्म आती है। और यही आरोप भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लगाती है कि राम के नाम पर दूसरों को राजनीति करने की बातें कही जाती हैं, लेकिन धर्म के नाम पर हमेशा से चुनाव जो है वो कांग्रेस जीती हुई आई है। देखिए, ये हमारा इतिहास रहा है जी कि आजादी से पहले किस तरीके से कांग्रेसियों ने और पूरे हिंदुस्तान ने, तमाम हमारे जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, तमाम बलिदानी हो, सब लोगों ने देश को आजाद कराने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए, जहां तक रही भारत माता की जय, भाजपा हमें सिखाएगी कि साहब भारत माता की जय किस तरीके से की जाती है। आप समझिए, संविधान की प्रतियां जलाने वाले, तिरंगे को जलाने वाले, उसके आजादी को नकली आजादी कहने वाले कांग्रेसियों को साफ दिखाएंगे कि राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति क्या होती। तो पूरा देश जान चुका है और पूरा देश इनकी तैयारी करे हुए बैठा है कि 2024 में हमें किस तरीके से इस प्रदेश से लेकर और देश से वरुण जी इस पर जवाब ले रहे, वरुण जी इस पर जवाब ले रहे हम विकास जी से। विकास जी जवाब दीजिएगा कि आजादी को झूठा आजादी बताने वाले लोग अब कांग्रेसियों को कह रहे हैं कि भारत माता की जय बोलने में दिक्कत होती है और धर्म के नाम पर राजनीति करती है। जी विकास जी, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। विकास जी, ये तो आप बेहतर जानती हैं सोनाली जी कि क्या भारत माता की जय बोलने से कांग्रेस की सभा में से लोगों को बाहर नहीं निकाला गया? क्या मंच से भारत माता की जय बोलने वाले नेता को मंच से नीचे नहीं उतारा गया? ये आप बेहतर जानते हैं सोनाली। तो पूरा देश जानता है कि आज जब सत्ता से कांग्रेस पार्टी विमुख हो गई, सत्ता से बेदखल हो गई, तो हतप्रद है, पूरा देश हतप्रद है। ये वही कांग्रेस है जो सत्ता में आने के बाद अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए राम को काल्पनिक कह देंगे जी। अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कोर्ट के ऊपर आप जनेऊ डाल करके चले आएंगे। अपनी तुष्टीकरण के राजनीति के लिए आप कह देंगे कि मंदिरों में लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं जी। आप तुष्टीकरण की अपनी राजनीति के लिए कह देंगे कि जहां एक पीपल का वृक्ष लगा दो और पूजा कर दो वही मंदिर हो जाता है। तो ऐसी बातें कहने वाले आज जब सत्ता से बाहर हो गए तो राम राम जप रहे हैं सोनाली जी। क्यों? क्योंकि इन्हें मालूम पड़ गया है कि आज सनातन की ताकत क्या है। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले, संविधान के निर्माता, हम सबके आदरणीय बाबा साहब जी को राजनीतिक निर्वासित जीवन जीने पर विवश करने वाले लोग आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। अरे भाई, संविधान तब कहां चला जाता है जब इस देश में इमरजेंसी लगती है, तब संविधान कांग्रेस पार्टी को नहीं याद आता है सोनाली जी। जवाब कैसे याद आ जाएगा? क्यों? क्योंकि सबको इसका परिवार जी वरुण जी जवाब दीजिएगा। विकास जी ने कई सारे आरोप लगाए एक एक करके, उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र भी किया और तब संविधान कहाँ गया था? संविधान बचाने के लिए आखिर जो कांग्रेसियों ने संविधान को खतरे में उस वक्त पर डाला था वो तब कहाँ थे जब वाकई में संविधान को बचाने की जरूरत थी? देखिए, जब इनसे वर्तमान हालात पे चर्चा की जाए तो ये भाजपा की परिपाटी है कि ये पूर्व में कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, इन्होंने तमाम आरोप लगाए। ये सवाल तो वरुण जी आपने ही अभी उठाया कि जब आजादी का दौर था तब भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? अभी तो आप ही ने ये सवाल उठाया ना। नहीं, बिल्कुल सही कहा मैंने। आप ये देखिए कि 2014 से लेकर अब तक इन्होंने जो किया है उस पे साफ बोलने के लिए इनके पास चीजें नहीं है, साफ पूर्व में साफ चले जाते हैं। आप ये देखिए, जय सिया राम हम लोग नहीं करते थे क्या?
भगवान राम के लिए हम लोगों ने क्या नहीं किया। मैं तो इस डिबेट, इस मंच के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये राम मंदिर के निर्माण के लिए जो लोग मेरे पास आए, मैंने उन्हें चंदा दिया। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पूरे विश्व के कण कण में व्याप्त है। और जहां तक रही, इन्होंने कहा कि साहब इमरजेंसी की बात, तो अब ये देखिए 2014 के बाद से कितनी इमरजेंसियां देश में लगी, जनता त्राहिमाम कर रही है। कोरोना हो, लॉकडाउन हो, नोटबंदी हो, कितनी इमरजेंसियां आपने लगाई। ये तो महामारी थी ना, ये तो वरुण जी महामारी थी ना, कोरोना का जिक्र महामारी थी ना ये। विकास जी जवाब दीजिएगा, कितनी सारी इमरजेंसियां लग गई 2014 के बाद से देश में। देखिए सोनाली जी, मुझे लगता है कि हमारे साथी विधि के छात्र हैं, विधि के व्यवसाय करते हैं, विधि से ताल्लुक रखते हैं, और विधि से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति को ऐसे गैर जिम्मेदाराना बातें करने से पहले एक बार सोच और समझ लेना चाहिए। जो आदमी भारत की वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन कह देता हो और लगाने से मना कर देता हो, इस देश में एक अलग तरीके का नैरेटिव सेट करता हो, उससे आप इससे ज्यादा की उम्मीद उस पार्टी के लोगों से आप कर नहीं सकते हैं सोनाली। ये वही पार्टी है, जब सत्ता में आएंगे तब सत्ता के लिए आपको दिखाई देगा क्या कि आप राम के नाम पर हलफनामा दे देंगे कि राम काल्पनिक है। जब आप सत्ता में रहेंगे तो आप लिंगर ऑन करेंगे कि कैसे भी राम मंदिर का मुद्दा चलता जाए और कोर्ट में सुनवाई डिले होती चली जाए। तब नहीं इन्हें ना राम याद आते हैं, ना देश की संस्कृति याद आती है, ना संविधान याद आता है। तब नहीं इन्हें संविधान याद आता है जब संविधान संशोधन करके आप वर्षित एक्ट लाते हैं। क्या जरूरत थी उस वर्षित एक्ट को लाने की? आज ये प्रमाणित हो गया सोनाली जी राम मंदिर पे फैसले के साथ कि कांग्रेस वो वर्षित एक्ट भी इसीलिए लाई थी क्योंकि इनकी तुष्टीकरण की राजनीति जिंदा रह सके। उस समय भी हम सही थे और आज भी हम सही है। ये प्रमाण देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। तो मुझे लगता है आज पूरे देश से कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के प्रवक्ता को माफी मांगनी चाहिए। दूसरी चीज, आप अभी चंदे का बड़ा जिक्र कर रहे थे कि साहब हमने चंदा दिया। अरे भाई जरा पूछ लीजिए कि इनके राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, बहन प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन्होंने कितना चंदा दिया, जरा पूछ लीजिए। जवाब दीजिएगा ना कि बाकी के लोगों ने कितना चंदा दिया। 2 कदम बढ़ा करके अयोध्या नहीं आ पाए, देश भर की राजनीति कर ली कि ये भाजपा का कार्यक्रम है, तमाम तरीके की राजनीति कर ली केवल इसलिए कि अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को बचाए रखे। वरुण जी जवाब दीजिएगा। लगातार विकास जी ने कई सारे आरोप लगाए, ये कहीं ना कहीं सत्य है कि वो कांग्रेस, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया था, जिन्होंने श्री राम के लिए उद्घाटन का जो कार्यक्रम रखा गया उसको भी एक इवेंट का नाम दिया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के इवेंट का नाम दिया। देखिए जो फैसला आया उस फैसले से पहले से भी कांग्रेस का ये स्टैंड रहा है कि उसने ये कहा हमारे एक एक नेता ने, एक एक कार्यकर्ता ने, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी हम उसका सर झुका के स्वागत करेंगे। दूसरी चीज, आपने कहा कि साहब अयोध्या नहीं आए। आप हमें ये बताइए, ये भाजपा के नेताओं को क्या जवाब देना पड़ेगा कांग्रेसियों को कि साहब हम अयोध्या आएंगे कि नहीं आएंगे और कि कब आएंगे, कब हम श्री राम जी का दर्शन करेंगे? क्या हमारे नेता जाते नहीं है अयोध्या? दूसरी चीज, आप ये देखिए कि सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आडवाणी जी को जो निमंत्रण भेजा गया था, बाद में आडवाणी जी को रोकना क्यों पड़ा आपको? आपके ही अयोध्या के एक बड़े नेता जिन्हें पूरी जिम्मेदारी अयोध्या की दी गई थी, उनकी डांट लगती है पीएमओ से और उनसे कहा जाता है कि नहीं नहीं, आडवाणी जी से कहिए कि नहीं आपका स्वास्थ्य नहीं सही, आप वहीं रहिए। कितना डर था। और आप ये कितने डरे हुए प्रधानमंत्री हैं कि वो तो आप ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ जी, उसके अलावा कोई व्यक्ति तीसरा अंदर एंट्री नहीं करने को किसी को मिली। और स्वयं ये देखिए कितना दुखद है लेकिन गठबंधन को तो न्योता गया था ना वरुण जी, गठबंधन को तो न्योता गया था ना, गठबंधन क्यों नहीं पहुंचा? गठबंधन तो कह रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी का निजी कार्यक्रम है, उन्होंने राम को भी बांट दिया और हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए नहीं जाएंगे। देखिए मैडम,
सब एंकर महोदय, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी सेंट्रल के हमारे तमाम बड़े बड़े चेहरे दर्शन करने के लिए गए, लेकिन आप ये जानती हैं कि अगर ये भाजपा नहीं तो राम से कैसा बैर है ना वरुण जी? सवाल तो केवल देश की जनता का एक ही है, विपक्ष का भी एक ही सवाल है केवल सत्ताधारी पार्टी का कि राम से कैसा बैर आखिर? जब उद्घाटन के कार्यक्रम में बुलाया गया, उद्घाटन के लिए न्योता दिया गया, तो आप कह रहे हैं हम बाद में आएंगे। आखिर राम से कैसा बैर है? उस टाइम पे जाना चाहिए था ना, उस टाइम पे वहां पे मौजूद होना चाहिए था। आखिर मौका ही नहीं मिलता भारतीय जनता पार्टी को ये सवाल उठाने का। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। आप ये देखिए, दर्शन किसी तीसरे व्यक्ति को मिले, आप हमें ये बताइए, भाजपा का कोई एक नेता कह दे कि मोदी जी, विकास जी, वरुण जी आपकी बातों पर उसके अलावा किसी को भाजपा का नेता दर्शन कर पाया? हमारे नेता को ही दर्शन करने को मिलता? राहुल जी अगर जाते मालूम था। हमारे साथ नीरज जी भी जुड़ गए आम आदमी पार्टी से। पहले विकास जी आप जवाब दीजिएगा, उसके बाद हम नीरज जी के पास चलते हैं। जी, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के जो हमारे साथी प्रवक्ता हैं, वो मुझे लगता है राहुल गांधी जी के अलावा कुछ देखते समझते नहीं है। अरे भाई देख लीजिए जाकर के अमिताभ बच्चन की ट्विटर की टाइमलाइन, आप देख लीजिए जाकर के तमाम जो सेलिब्रिटी थे, चाहे कटरीना कैफ के विकी कौशल हो, चाहे अभिषेक बच्चन हो, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट अंबानी जी हो, चाहे तमाम धर्म गुरु हो, चाहे रामदेव जी हो, चाहे तमाम लोगों, आचार्य प्रमोद कृष्णन हो जो कि स्वयं उस समय कांग्रेस पार्टी के साथ थे, चाहे आचार्य प्रमोद कृष्णन हो, तमाम ऐसे लोग थे जो उस कार्यक्रम का, जो उस विशेष कार्यक्रम का हिस्सा बने। सोनाली जी, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णन का क्या हुआ उसके बाद? फिर ये भी देश की जनता ने देखा। वरुण जी इस पर क्या कहेंगे? मैं उसी पे आ रहा था कि इनके यहाँ तो दिक्कत यही है कि जो राम के साथ खड़ा हो जाएगा वो कांग्रेस पार्टी में नहीं रह सकता। जिसने राम का नाम अपनी जबान पर ले लिया वो कांग्रेस पार्टी से अलविदा अपने आप को समझे। आज जिनकी आत्मा बची हुई थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गलत किया, उसे इस कार्यक्रम में जाना चाहिए था। जो जिनके अंदर थोड़ा भी सनातन के प्रति लगाव बचा था, उन्होंने उस बात के, कांग्रेस के गलत कृत्य का विरोध किया और उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी है हम सब जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। शायद इसी डर के मारे वरुण जी सच नहीं बोल पा रहे हैं, अपनी आत्मा को नहीं जगा पाते वरुण जी। डर है। और आचार्य प्रमोद कृष्णन के साथ क्या कुछ हुआ ये सभी ने देखा, देश की जनता ने भी देखा। आप लोग सवाल उठा रहे थे कि लगातार धर्म गुरुओं को, आचार्यों को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बुलाया, वहीं आपने एक आचार्य को उठा करके पार्टी के बाहर फेंक दिया। मैडम सोनाली जी, जिस प्रकार से पांडे जी सनातन की बात कर रहे हैं, पांडे जी सनातन की जो बात कर रहे हैं, देखिए सनातन वो पार्टी सनातन की बात कर रही है जो गौमांस को निर्यात करने के बाद 250 करोड़ रुपए का चंदा ले लेती है। जो सनातन के, जिनके नाम पे सनातन चल रहा है, वो अपनी माँ का जब उनका देहांत होता है तो मुंडन तक नहीं कराते हैं। ये बीजेपी का एक राजनीतिक कार्यक्रम था जहां पर जो है जो श्री राम मंदिर जी का, देखिए सबकी आस्था भगवान श्री राम में है। माननीय केजरीवाल जी अपने माँ बाप के साथ गए, जबकि नियम ये है कि अगर कोई उद्घाटन करेगा, ठीक है, कोई वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करेगा तो पहली बात तो शादीशुदा होना चाहिए, धर्माचार्य आने चाहिए। जो आपके चारों के चारों शंकराचार्य जी, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, ये राजनीतिक कार्यक्रम। अब आप अपेक्षा करती हैं कि पूरा विपक्ष आए, जब आपने अपने राष्ट्रपति महोदय तक को नहीं बुलाया, माननीय आडवाणी जी को नहीं बुलाया, तो आप किस मुद्दे कह सकते हैं कि विपक्ष के नेता विकास जी जवाब दे रहे हैं? जी विकास जी बताइए। कि हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साथी को बहुत अच्छे से याद होगा, अपने आदरणीय जेल में बंद भ्रष्टाचार के आरोप में यूपी दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी का वो वक्तव्य कि जब उन्हें सपने में आकर के उनकी नानी जी ने कहा था कि ऐसे मंदिर में हमारे राम नहीं स्थापित हो सकते, ऐसे मंदिर में हम राम को नहीं रख सकते, उन्हें याद होगा। तो ये मंदिर का समर्थन था या मंदिर का विरोध था, ये पूरा देश और दिल्ली की जनता जानती है। फिर तो याद होगी जब तेजस्वी यादव के सपने में भी श्री राम आए थे। दूसरी चीज, अरे भाई साहब सुन लीजिए, नीरज भाई साहब सुन लीजिए, धैर्य के साथ मैंने सुना ना, मैं बीच में नहीं बोला, मेरा आग्रह सुन लीजिए। दूसरा, सनातन को बड़ी व्याख्या कर दी, लेकिन उसी सनातन में आप भूल गए जिन श्री राम प्रभु राम का मंदिर है, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था सोनाली जी।
जरा पूछ लीजिए उस अश्वमेध यज्ञ में कैसे बैठे थे श्री प्रभु राम, कैसे बैठे थे, जरा पूछ लीजिए इन्हें। नीरज जी, विपक्ष ने उस दौरान एक बड़ा सवाल उठाया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी कई सारे सवाल उठाए, उनके साथ उनकी पत्नी को लेकर के भी कई सारे सवाल उठाए गए। राम मंदिर बना, राम मंदिर को बनने के लिए 500 वर्षों का इंतजार करना पड़ा जहां हिंदुओं को, जहां सनातनियों को, वही विपक्ष ने इसमें भी विघ्न डालने का काम किया था। इससे कहीं किसी भी देश की जनता से ये छुपा नहीं है नीरज जी। जनता को आस्था भगवान प्रभु श्री राम से है। अभी इन्होंने भगवान राम का नाम लिया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तो क्या भगवान राम जी ने पूजा करा कैसे रहे? नहीं, यज्ञ तो धर्म गुरुओं ने किया था, यज्ञ तो ऋषि मुनियों ने किया था। यहाँ पे ऋषियों मुनियों को तो आपने दरकिनार कर दिया। आप बोलते हैं सनातन का, आप सनातन का सम्मान ही नहीं करते हैं। जिस भगवान प्रभु श्री राम का जो मंदिर है, भव्य मंदिर बनना चाहिए था, वो लंबे समय लगभग 14-15 साल बनना चाहिए था। बजट की आपके पास कोई कमी नहीं थी, इतना दान दाताओं ने लगभग 9,000 करोड़ रुपए करीब दान दिया था। आपने टोटल 1,800 करोड़ रुपए खर्च किए, आपका चुनावी एजेंडा था। आपने पूस के महीने में कोई भी शुभ काम सनातनी परंपरा में आपका जो है पूस के महीने में नहीं होता, आपने पूस के महीने में कर दिया। एक भी धर्मगुरु को आपने बुलाया नहीं, उन्होंने बहिष्कार कर दिया। आधे अधूरे मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, अभी तक मंदिर पूरा नहीं हुआ है। तो आप बताइएगा किस तरह से आप सनातनी प्रतिष्ठा कर रहे हैं? विकास जी इसका जवाब दीजिएगा। जिनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनको जेल में डाला गया है। भगवान श्री राम का जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा की गई, आम आदमी पार्टी ने उस दिन जो है सभी ने मिलकर के हवन किया। माननीय केजरीवाल जी स्वयं रामलला भगवान आम आदमी पार्टी यानी कि भक्त है। नीरज जी हम भी बता दें, सीएम केजरीवाल हवन कर रहे थे, ममता बनर्जी अलग हवन कर रही थी और इंडिया गठबंधन का हर एक नेता अपने अपने राज्य में बैठ करके अलग अलग हवन कर रहा था, जबकि उनको राम मंदिर में उद्घाटन में सम्मिलित होने के लिए न्योता दिया गया था, जिस न्योते को ठुकरा करके अलग अलग हवन पूजन किया जा रहा था। विकास जी बताइए। देखिए सोनाली जी, विकास जी नीरज जी आपके पास आते हैं। विकास जी बताइए। अच्छा विकास जी, देखिए सोनाली जी, मुझे लगता है कि हमारे सम्मानित साथी को ये नहीं पता है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था उसमें समस्त पूजा जो विद्वत परिषद है बनारस की, उसके विद्वानों के द्वारा, उसके पंडितों के द्वारा, उसके लोगों के द्वारा कराई गई थी, और जिसमें एक यजमान के रूप में श्रीमान हम सबके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिभाग किया था। ठीक वैसे ही जैसे अश्वमेध यज्ञ में यजमान के रूप में प्रभु श्री राम बैठे थे। अब मुझे लगता है सीता माता भी तो मौजूद थी। सीता माता नहीं, भाई साहब विनम्रता के साथ सीता माता को तो बनवास दे दिया था प्रभु श्री राम ने। अब आप छोड़ के चले जाएंगे, जब सच्चाई आएगी सामने तो नीरज जी छोड़ के चले जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि सीता माता जी को तो वनवास हो गया था, उन्हें तो वन में भेज दिया था प्रभु श्री राम ने। सीता माता वहां कहां थी, ये पूछ लीजिएगा जरा नीरज जी से जब आए दोबारा जुड़े। सोनाली जी पूछ लीजिए। एक और सवाल उठाया गया था, एक और नीरज जी इस पर वापस लौट करके आते हैं, लेकिन विकास जी एक और जवाब दीजिएगा। नीरज जी लगातार कह रहे हैं कि चुनाव से पहले सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सीएम केजरीवाल के व्यक्तित्व से, उनकी छवि से डरी हुई है कि चुनाव में वो हार ना जाए उनके सामने। देखिए डरा हुआ कौन है ये पूरा देश जानता है। ये डर ही तो था कि अक्टूबर नवंबर में आपको पहला सम्मन मिलता है और आप डर के मारे सम्मन फेस नहीं करते हैं, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। आपको मालूम था कि जैसे ही ईडी हम पे सवाल दागेगी तो हमारे पास कोई जवाब होगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चोरी की है तो उस चोरी को आप कब तक छुपाओगे। तो ये तो तय था कि अरविंद केजरीवाल जी ये पहले ही दिन से जानते थे कि ईडी के सम्मन जायज है और ईडी के सवाल भी जायज हैं, जिनका जवाब उनके पास नहीं है। उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इसीलिए वो इन्हें टाल रहे थे। जितने समय तक वो गिरफ्तारी से बच सके उतने समय तक बचे रहे। उसका परिणाम ये हुआ कि ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया और हाई कोर्ट ने दिल्ली की ये कहा, जब जमानत याचिका श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने डाली तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि ईडी के पास पर्याप्त आधार है। ईडी के पास पर्याप्त आधार है, आपको गिरफ्तार करने नहीं है। नीरज जी जवाब दीजिएगा। सरकार ने नहीं कहा। पांडे जी जिस प्रकार से आप माननीय केजरीवाल जी अभी तक सीबीआई ईडी ने लगभग जिनको भी गिरफ्तार किया या तो उनसे चंदा वसूला गया। आप कह रहे मनी टेल घोटाला हुआ नहीं। अरे भाई अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बता दीजिए जरा कि अरविंद जी को गिरफ्तारी की बात अरविंद जी की हो रही।
अरविंद जी की गिरफ्तारी की बात हो रही है। क्या नीरज जी का गुनाह वरुण जी की बात करने से कम हो जाएगा? सोनाली जी, क्या नीरज जी का गुनाह वरुण जी की बात करने से कम हो जाएगा, या सोनाली जी की बात करने से कम हो जाएगा? नीरज जी का गुनाह नहीं हो जाएगा। तो चोरी की है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा श्रीमान केजरीवाल जी को। सुनिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिस मनी ट्रेन की आप बात कर रहे हैं 55 करोड़ रुपए उसकी शरद रेड्डी से आपने चंदा लिया। अभी मनी ट्रेन मिलता है तो आप जेपी नड्डा जी को उठा के जेल में डालिए, जांच कराइए। आपकी पार्टी जिस पार्टी गजबे है भाई, गजबे है। ये बात आप ये बात कोर्ट को बताइए जाकर के, कोर्ट को बताइए जाकर के। विकास जी, इस बीच आज एक और बड़ी खबर आई है सामने। हमें इस चीज पर हंसी आ रही है, लेकिन फिर भी ये सवाल बड़ा वाजिब है कि सीएम केजरीवाल के ऊपर ईडी अब आरोप लगा रही है कि वो जानबूझ करके मीठा खाने का काम कर रहे हैं, जानबूझ के वो आम खा रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य बिगड़ जाए। विकास जी जवाब दीजिएगा। देखिए, एक चोर जो चोर होता है विशुद्ध रूप से उसकी एक भावना होती है कि कैसे भी कैसे करके वो पुलिस के चुंगल से छूटे, और उसके लिए कई बार आपने सुना होगा कि चोर ने क्या किया कि अपने आप को बेहोश कर लिया, फिट आ गए, उसे ऐसा प्रिटेंड किया कि उससे दौरे पड़ गए, पुलिस बेचारी परेशान हुई, उसे हॉस्पिटल ले जा रही थी, चोर भाग गया। तो ये एक कहानी मैंने आपको इसलिए बताई कि यही स्वभाव है श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी का। एक तरफ आप कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जवाब दे रहे हैं इस पर। विकास जी नीरज जी जवाब दे रहे हैं कि आखिर किस तरह का स्वभाव है सीएम केजरीवाल का। एक तरफ सीरियस डायबिटिक पेशेंट है, दूसरी तरफ घर से पूरी पकवान आएंगे, मिठाई आएगी, आप खाएंगे, आपका डायबिटिक बढ़ेगा, आप बीमार पड़ेंगे, कोर्ट की शरण में जाएंगे कि साहब हम तो बीमार हैं, हमें तो साहब बड़ी तकलीफ हो गई साहब। तो ये स्वयं का बनाया हुआ एक जाल है जिसमें आज अरविंद केजरीवाल फंसते जा रहे हैं। और मैं फिर कहता हूं कि ऐसे कोई काम ना करें आम आदमी पार्टी के लोग और उनके नेता, जिससे जनता और उनके ऊपर और अविश्वास करती चली जाए। जितना अविश्वास हो गया, जनता के साथ खिलवाड़ करना बंद करे आम आदमी पार्टी। नीरज जी आप जवाब दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार अपना तानाशाही रवैये के आधार पर माननीय केजरीवाल जी को जेल के अंदर मरवाना चाहती है, जबकि वो जानती है कि पिछले 30 सालों से माननीय केजरीवाल जी इंजन दे रहे हैं। क्या उनको वो सहूलियत वहां पे नहीं मिलनी चाहिए? अब यहाँ पे दिल्ली सरकार जेल से चल रही है और वहां पे उनके परिवार के, उनकी पत्नी से, आम आदमी पार्टी नेताओं से नहीं मिलाया जाए। अभी थोड़े दिन पहले वहां मिलने गए थे तो आप ऐसे मिलाया जा रहा है कि बहुत बड़े आतंकी लोग मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही लोग वे राज्यों और प्रचंड बहुमत से जीत करके आए। अब मूल देश का हक नहीं है कि व्यक्ति को जब जेल में लिखा हुआ है वो अनगिनत लोग, जरूरतमंद लोग, अगर जरूरत होगी तो जेल के द्वारा परमिशन लेकर के मीटिंग की जा सकती है, वो भी माननीय केजरीवाल नहीं कराई जा रही है। इस तरह से तानाशाही बनाई जा रही है। हम ये सवाल पूछ रहे थे विकास जी से, ये सवाल भी पूछ लेते हैं नीरज जी। तानाशाहों की सरकार चलाई जा रही है, जिसको बचाने के लिए आम आदमी पार्टी और संजय सिंह लगातार प्रयासरत है। संजय सिंह कह रहे हैं कि अब वो शेर जो है वो बाहर आ गया है, और शेर जेल के बाहर आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को मजा जरूर चखाएगा। वहीं इंडिया गठबंधन भी लगातार 150 पर सिमटाने का भी दावा कर रही है। अभी कड़ी केरल की न्यूज है, जो मौत से सोचा ईवीएम का, अगर ये वोट भाजपा के है, सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन लगाने के जवाब मांगा। अब बताइए, जहाँ पे भी ईवीएम की चोरी होती है, वोट चोरी होती है, भाजपा की पक्ष होती है। सवाल है कि मोदी जी डरे हुए हैं, आज जनता उनकी पहचान की है, उनके लोगों के नेताओं को साथ खदेड़ा जा रहा है। बड़ी बात विकास जी, बड़ी बात। अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं डरी हुई है, पार्टी के कार्यकर्ता और नेता नहीं डरे हुए हैं, सीधे प्रधानमंत्री ही डर गए आम आदमी पार्टी से। आप बताइएगा विकास जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए, जिनके एक चेहरे पर लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव लड़े जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अरे भाई,
मुझे बता दीजिए कि ईडी के पहले सम्मन पर कौन डर गया था? सोनाली जी भागे भागे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले आए, कौन डर गया था? अरे भाई, जो आप तो कट्टर ईमानदार हैं, फिर डर क्यों गए थे भाई? सोनाली जी डर क्यों गए थे कट्टर ईमानदार लोग? अरे भैया सुन लो, नीरज भैया सुन लो, दूसरी चीज अभी ईवीएम का देते हैं वो, और जो डर गया भाजपा में गया, और जो नहीं डरा वो जेल गया। जो ईमानदार था आज जेल में है, और जो बेईमान आपके देश के मित्रों थे वो चाहते इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड। मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ नीरज जी, आखिर गठबंधन चुनाव कैसे लड़ना चाहता है? क्या 40 से 50 सपा कार्यकर्ताओं को जो पुलिस ने अपने पास बिठा रखा है, जो पोलिंग बूथ पर एजेंट्स को परेशान कर रहा है, पोलिंग बूथ पर लोगों को परेशान कर रहा है, क्या गठबंधन इस तरह से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है? क्या इस तरह से चुनाव जीतेगा गठबंधन? गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। सभी गठबंधन के नेता एकजुट होकर के जनता के बीच जाते हैं, लोग रैलियों में। कौन सी मजबूती? सवाल तो यही है ना विकास जी, आप जवाब दीजिएगा। आखिर गठबंधन की ये कौन सी मजबूती है जो केवल उत्तर प्रदेश में 2 ही में सिमट करके रह गई है? जी विकास जी, कोई मजबूती नहीं है इस उत्तर प्रदेश के अंदर, छोड़िए पूरे देश में बिखरा हुआ इंडी गठबंधन है। आप देख लीजिए कि इनके नेता अभी बहुत सी सीटों पर चुनाव चालू हो गया है, बहुत सी सीटों पर प्रत्याशी नहीं तय कर पाए। कन्नौज जैसी सीट हो चाहे रायबरेली जैसी सीट हो, अभी वहां पर प्रत्याशी नहीं पता है कि विपक्ष का कौन सा नेता वहां पर आकर के चुनाव लड़ेगा। ये बहुत बड़े सवाल है जिनसे विपक्ष आज भाग रहा है। कारण इसीलिए विपक्ष भाग रहा है क्योंकि इनके पास राजनीतिक जनाधार नहीं है, कार्यकर्ता विहीन और जनता विहीन ये विपक्ष है। जनता का विश्वास इनसे विमुख हो गया है। आज सोनाली जी ईवीएम का रोना रो रहे थे अभी हमारे सम्मानित साथी। अरे भाई, जब चुनाव आयोग आपको ईवीएम के ऊपर अपनी एक ड्रिल करता है और सारे राजनीतिक दलों को चुनौती देता है कि आकर के ये दिखाएं कि ईवीएम कैसे हैक होती है, ईवीएम में कैसे समस्या आती है, लेकिन ईवीएम खराबी की खबरें सुबह से ही आ रही है लगातार। विकास जी ईवीएम पर एक सवाल हमारा भी है, लगातार कई जगहों से ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है। आखिर कहीं ना कहीं ये विपक्ष की बातों पर मुहर लगाते हुए भी नजर आ रही है। बिल्कुल नहीं सोनाली जी, क्या कोई टेक्निकलिटी? आप भी एक स्टूडियो में बैठी हुई हैं, तमाम स्टूडियो में इक्विपमेंट लगे हुए हैं, क्या कोई इक्विपमेंट खराब नहीं हो सकता है? क्या इक्विपमेंट खराब होने का मतलब है कि उस इक्विपमेंट में प्रॉब्लम है, उस इक्विपमेंट में छेड़छाड़ है क्या? ऐसा नीरज जी जवाब देंगे, नीरज जी जवाब दीजिएगा। में लाखों की तादाद में ईवीएम लग रही है, लाखों की तादाद में। क्या लाखों की तादाद में ईवीएम में अगर 10, 20, 50, 100 खराब भी हो जाएंगी तो उन्हें रिप्लेस करके उनके लिए दूसरी ईवीएम की तत्काल व्यवस्था की जाती है। दूसरी चीज, पहला वोट डाल करके देखा जाता है ईवीएम में। सारे जो एजेंट होते हैं वो पहला वोट डालते हैं और चेक करते हैं ईवीएम सही से काम कर रही है कि नहीं। वरुण जी जवाब देंगे, वरुण जी जवाब दीजिएगा कि क्या टेक्निकलिटी की इश्यूज नहीं आ सकते हैं? जी वरुण जी बताइए। की आवाज नहीं आ रही है, तमाम चीजों में आती है, ठीक है, लेकिन टेक्निकलिटी के साथ साथ आप ये देखिए, रामपुर हो, चमोली हो, मंडला हो, शामली हो, पीलीभीत हो, यहाँ जनता ने बिजली, ट्रांसपोर्टेशन, रोड और पानी के लिए साहब चुनाव का बहिष्कार किया। एक बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, आप लोगों को भी हम रोकना चाहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मरोहर से, ये बड़ी खबर है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। 1980 में हुए दंगे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाया। आपको बता दें, फाइल सपा, बसपा और कांग्रेस में दबा रखी गई है, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा है। वहीं 40 साल बाद दोषियों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। पहले की सरकारें दंगा कराती थी, यही कांग्रेस, सपा और बसपा का पाप है। आपको बता दें, इस वक्त की लोकसभा चुनाव के दौरान ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे पर है। वहीं मरोहर से ये बड़ी खबर है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1980 में हुए दंगे पर बात सवाल उठाया उन्होंने। सपा, बसपा और इसी के साथ कांग्रेस ने फाइल को दबा रखी है, ऐसा भी कहा है। वहीं 40 साल बाद दोषियों पर खिलाफ कार्रवाई की गई है। पहले की सरकारें दंगा कराने का काम करती थी, कांग्रेस, सपा और बसपा पाप का काम करती थी। जी हाँ, आपने बड़ी खबर ये देखी स्क्रीन पर। वापस से लौट करके आते पैनल पर।
वरुण जी, आप जवाब दे रहे थे, अब इस चीज पर भी जवाब दीजिएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने 1980 में हुए दंगे का भी हाल चाल बताते हुए उन्होंने पहले की सरकारों को केवल पाप का सरकार और दोषियों पर कार्रवाई ना करने की सरकार बताई है। देखिए, ये फर्स्ट फेज है। जिस तरीके से फेज आगे बढ़ता चला जाएगा उसी तरीके के प्रधानमंत्री से लेकर और इनके मुख्यमंत्री, इनके केंद्रीय मंत्री, तमाम सेंट्रल मिनिस्टर्स, उनके बयान आएंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं इस बयान को देखता हूं। देखिए, 1980 में जो उसके ऊपर जो इस समय चुनाव की आप टाइमिंग देखिए, इस समय से आप चुनाव के ऊपर जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं और पूरे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए धर्म और जाति के अलावा राम मंदिर और जाति, इसके अलावा भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं। इनका कोई भी भाजपा का नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे इनके तमाम मंत्री हो, बेरोजगारी पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। बेरोजगारी पे बताने के लिए साहब इनके पास नहीं है। 2 करोड़ नौकरी के लिए नहीं है साहब, क्योंकि जाति धर्म के आधार पे कहीं ना कहीं पोलराइजेशन करने की पूरी तरीके से फिराक में सेंट्रल से लेकर प्रदेश नेतृत्व है। विकास जी, जवाब दीजिएगा। विपक्ष अभी भी यही आरोप लगा रहा है कि बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही है, ना ही महंगाई पर बात हो रही है, ना ही किसानों के मुद्दे पर बात हो रही है। केवल जो दंगे हुए हैं, जो फसाद हुए हैं, केवल सपा ने, कांग्रेस ने कौन सी फाइलें छुपा रखी हैं, इन्हीं सब पे बयानबाजी हो रही है और इन्हीं सब पे बातचीत की जा रही है। देखिए सोनाली जी, महंगाई की बात आज कौन कर रहा है? वो राजनीतिक दल आज महंगाई की बात कर रहे हैं जिनके शासनकाल में गाना बन गया, सखी सैया तो खूब ही कमाते, महंगाई टाइम खाए जाते हैं। जिनके शासनकाल में ऑल टाइम हाई महंगाई, मैंने आपके चैनल पे कई बार चुनौती के साथ ये कहा है कि कांग्रेस की 2009, 10 और 11 में ऑल टाइम पूरे साल महंगाई की दर 10% और उससे ज्यादा रही पूरे साल। मोदी जी का कोई एक साल बता दीजिए जिस पूरे साल महंगाई की डिजिट 10% से ज्यादा रही हूं। मैं ऑथेंटिक आंकड़ों के साथ कह रहा हूं। दूसरी चीज, आज बेरोजगारी की बात वो इंडी गठबंधन कर रहा है जिसने बेरोजगारों को छलने का काम किया। आप 2000 रुपए बेरोजगारी भत्ता बांट देते थे और बेरोजगारों को आप मूर्ख बनाने का काम करते थे। उसकी आड़ में आप एक इवेंट चलाते थे। सीएजी की रिपोर्ट आई कि उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ता बांटने के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए केवल उसके आयोजन पर। आज वो लोग बेरोजगारों की बात करते हैं, वो लोग आज महंगाई की बात करते हैं। आज उस उत्तर प्रदेश में दंगा विहीन उत्तर प्रदेश देने का काम योगी जी की सरकार ने किया है। आज जहां जहां चुनाव हो रहे हैं सोनाली जी, आपको मालूम होना चाहिए, शामली, कैराना, मुजफ्फरनगर, इनके मायने क्या थे योगी जी के सरकार आने से पहले? इन्हें दंगा रीजन कहा जाता था, दंगे का रीजन। कैराना, मुजफ्फरनगर, पलायन कर गए लोग, ऐसा निर्वासित जीवन जिए जैसे विस्थापितों की तरह जीवन जिया हो इसी उत्तर प्रदेश के अंदर। नीरज जी, जवाब दीजिएगा। आप जिस गठबंधन की बातें लगातार करते हैं और इससे पहले के चुनाव में हमने भी देखा कि किस तरह से पहले चुनाव संपन्न कराए जाते थे, पहले किस तरह से कितने लोग पलायन कर जाते थे इस डर से क्योंकि उनकी जान को खतरा होता था उनकी सरकार में। रोजगार की बात आज रोजगार की बात करते हैं। हमने 2000 यहाँ पे 70 से ज्यादा पेपर 7 सालों में नहीं हुए और आपने बेरोजगारों की तरफ लगाया। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 50 लाख बच्चे जिसको परीक्षा देने की पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हुआ है, धरना प्रदर्शन किया, बच्चे उनको लाठियां लगी, तब जाके हमारा सबूत आप कहें देश आपने मजबूत, मैं कहूँ जो पार्टी 2014 में अब दुनिया में प्रयागत के मामले आज 12वें नंबर पे आपने विकास किया है, तो आप कह रहे हैं कि हमने हमारी कम नहीं है। नीरज जी, आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। नीरज जी, आज स्वतंत्र होने की जगह पे 75 देशों की लिस्ट में एक नीरज जी, आपका जवाब हम वरुण जी से ले लेते हैं। आखिर गठबंधन ही तो बोलेगा ना, बोलेगा तो गठबंधन ही बोलेगा, चाहे वरुण जी जवाब दे या नीरज जी जवाब दे। नीरज जी, आपका नेटवर्क इशू थोड़ा सा आ रहा है, वरुण जी आप जवाब दीजिएगा। मैडम,
दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। जी वरुण जी, हम क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं ना। लगातार दंगों फसादों की बात हो रही है, आप लोग महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जो भारतीय जनता पार्टी का सवाल है वो ये है कि पहले इन जगहों पर, इन जिलों में किस तरह से चुनाव संपन्न कराए जाते थे वो सभी ने देखा है, और अब कैसे शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ 1980 में हुए दंगे का सारा आरोप सपा बसपा और कांग्रेस पर फाइल दबाने को लेकर के लगा रहे हैं। मैडम देखिए, तमाम बयान भाजपा के नेताओं के आ रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में मैं इसे देखता हूं। और जहां तक रही योगी जी की बात, तो और हमारे भाजपा के भी साथी ने कहा, तो आप ये देखिए कि आपने अगर भयमुक्त अगर उत्तर प्रदेश को बनाने का संकल्प लिया, तो उससे भी बड़ी बड़ी तमाम हरकत जो है घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हुई। आप ही के कार्यकाल में उन्नाव का कांड हुआ, आप ही के कार्यकाल में, और आप ही के विधायक थे। उसके बाद हाथरस कांड आप ही के कार्यकाल में हुआ। कैसी ये सनातनी सरकार थी कि एक लड़की जो साहब जलाई जाती है, कहीं ना कहीं भाजपा के तमाम जो है हाथरस के बड़े नेताओं के संरक्षण में वो जो आरोपी थे वो थे। उसके बनारस के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाती है माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के अंदर, और जो वो आरोपी निकल। वरुण जी, ये भी तो सवाल उठाते हैं ना कि आखिर, और देश की जनता भी एक ही सवाल करती है कि आखिर उस वक्त पे कौन सी सरकार रही होगी और कैसी सरकार रही होगी, वो क्या मानसिकता होगी जब वो कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से तो ऐसी चीजें हो ही जाया करती हैं, और लड़कियां अगर छोटे छोटे कपड़े पहन के उनके सामने आएंगी तो ये सब तो हो ही जाएगा। मैडम देखिए एंकर महोदय, सरकार चाहे वर्तमान की हो चाहे पूर्व में किसी की भी सरकार रही हो, अगर महिलाओं के साथ इस तरीके की भाषणबाजी और बयानबाजी अगर कोई करता है, मैं उसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के साथी को अपने गिनाया है कि हाथरस में ये हुआ, उन्नाव में ये हुआ, तो उस पर ये बड़ा सवाल उठाए। विकास जी जवाब दीजिएगा। देखिए सोनाली जी, महिलाओं के सम्मान की बात कांग्रेस पार्टी से बेईमानी लगती है। मैं फिर कहता हूँ आपको, क्योंकि इन्हीं के नेता ने ये कहा था कि लड़के लड़कियां छिड़ने मंदिर जाते हैं। ये भाव किस पार्टी के नेता का था? तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लोगों से इस विषय पर बात करना ही अपने में बेईमानी बात होगी। दूसरी चीज सोनाली जी, विस्तृत रूप से आप समझ लीजिए, आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। आज जब उत्तर प्रदेश में कोई बलात्कार करता है तो उसके घर बुलडोजर दस्तक देता है। आज 6 महीने के अंदर हम, अरे सर सुनिए, डरिए मत भाई, आप केजरीवाल जी की तरह डरते बहुत है भाई उनके नेता। अरे भैया, केजरीवाल जी की तरह उनके नेता भी बहुत डरते हैं भाई। आपने तो भ्रष्टाचार किया नहीं है, आप क्यों डर रहे हैं भाई? सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी से कहिए धैर्य के साथ सुन ले मुझे। अभी तो मैंने उनकी कलई नहीं खोली है, अभी तो कलई उनकी खुलनी बाकी है भाई। सुन लीजिए धैर्य से, सुन लीजिए। अरे भाई, आप उस गठबंधन का हिस्सा है जिस गठबंधन में बलात्कारी को मंत्री बनाने का काम होता है। आप उस गठबंधन का हिस्सा है जिसके सांसद के घर में लड़की का बलात्कार होता है। आप उस गठबंधन का हिस्सा है जिसमें पत्रकारों को जिंदा जला दिया जाता है। आप उस गठबंधन का हिस्सा है जिसमें जवाहर बाग जैसा कांड होता है। आप उस गठबंधन का हिस्सा है जिसमें रामपुर तिराहा में महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। आप उस गठबंधन का हिस्सा है जिसमें हजरतगंज जैसे तिराहे पर सीओ के ऊपर गुंडे जीप चढ़ा दिया करते हैं। आप उस गठबंधन का हिस्सा है। कभी गिरेबान में झांक करके देखे आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन, कई एक सवाल का जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें सत्ता पानी है, इसलिए ये सबके साथ आएंगे। आज आम आदमी पार्टी अपने आप को दूध का दूल्हा साबित करने पे तुली है। आज वही कांग्रेस पार्टी इनके लिए दूध की दूल्ही हो गई है। आज वही कांग्रेस पार्टी जिसे कोस करके अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सीढ़ियों पर चढ़े, सत्ता की सीढ़ियों पर दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने। आज वही कांग्रेस इनके लिए दूध की दूल्ही हो गई। वही समाजवादी पार्टी है, वही समाजवादी पार्टी जिस समाजवादी पार्टी के खिलाफ आपके संजय सिंह दिल्ली में, लखनऊ में प्रदर्शन करते थे और प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिलती थी। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके साथ आज आप गठबंधन करके बैठे हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है। तो चोर सारे लोग भूल करके आज इकट्ठा हुए। अच्छी बात है कि उसने किसी से कहा
तुम ज्यादा गंदे हो, उसने किसी से कहा तुम बहुत गंदे हो, बाद में दोनों गंदे एक दूसरे के गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं। तो ये कहानी आज चल रही है इंडी गठबंधन के अंदर। नीरज जी से हम जवाब ले लेते हैं। नीरज जी जवाब दीजिएगा, आखिर चोर चोर का एक सवाल उठाया है। वरुण जी आपके पास आते हैं। नीरज जी, कुलदीप सेंगर जेल में है, कुलदीप सेंगर जेल में है। हम गायत्री प्रजापति जैसे मंत्री नहीं बनाते हैं, मंत्री नहीं बनाते हैं। अरे भाई आपने मंत्री क्यों बनाया? आप बता दीजिए। आपके बदायूं सांसद के घर में बलात्कार हुआ इंडी गठबंधन के, बताइए, जवाब दीजिए इस उत्तर प्रदेश को। रामपुर तिराहा याद कर लीजिए, बलात्कारों की झड़ी लग गई आपके शासन में। जवाहर बाग याद कर लीजिए, 5 पुलिस वाले मरवा दिए आपके इसी इंडी गठबंधन ने, याद कर लीजिए। एक बार सामने आ रही है विकास जी, नीरज जी आपके पास अभी लौट करके आते हैं। सामने आ रही है, आपको बता दें अखिलेश यादव ने बुलंदशहर में चुनावी रैली का दावा किया। आपको बता दें पहले चरण में मतदान चल रहा है और जो खबरें आ रही हैं उससे पता चलता है कि पश्चिमी यूपी से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। अखिलेश यादव का बड़ा बयान। आपको बता दें अखिलेश यादव ने बुलंदशहर में चुनावी रैली में दावा किया है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए भारतीय जनता पार्टी को ललकार दिया है। पहले चरण का मतदान चल रहा है, अखिलेश यादव ने कहा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि जो खबरें सामने आ रही है उससे पता चलता है कि पश्चिमी यूपी से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। ये बड़ी खबर अभी आपने स्क्रीन पर देखी, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। वापस से पैनल पर लौट करके आते हैं, इस बड़े बयान पर चर्चा करते हैं। जी हाँ विकास जी आप जवाब दीजिएगा। वरुण जी से पहले जवाब ले लेते हैं। वरुण जी बहुत देर से परेशान है। मैडम एंकर महोदय, आप ये देखिए कि भाजपा के पैनलिस्ट बता रहे हैं कि साहब तमाम मुद्दे इन्होंने उठाए। तो आप ये देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप समझिए आजादी के बाद सबसे बड़े, कहना चाहिए ग्लोबल हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी भाषा शैली किस स्तर की है। आप साहब मुख्यमंत्री के लेवल की बात करते हैं। आप बताइए कांग्रेस के किसी भी प्रधानमंत्री ने साहब इस निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया हो। उन्होंने कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, सूर्पनखा की हंसी और कांग्रेस की विधवा। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि चिन्मयानंद वीडियो साहब वायरल हुआ था। और आप कहते हैं सनातनी सरकार, शर्म आनी चाहिए भाजपा के नेताओं को कि अब हाथरस में जो लड़की जलाई जाती है और उसके ऊपर पेट्रोल और मिट्टी का तेल डाल के जलाई जाती है। आप बताइए, जिस तरीके की आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिर्फ इसके अंदर खोखला कुछ नहीं। नवनीत राणा के ऊपर जो बयानबाजी हुई वरुण जी, उसको क्या कहेंगे आप? नवनीत राणा के ऊपर जो बयानबाजी हुई, कंगना रनौत के ऊपर नाचने वाली कहा गया, ये सारे जो बयानबाजी हुए, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर क्या 50 करोड़ वाला सत्य बैठता है या नहीं 50,000 वाला? देखिए मैडम, मैंने आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से कहा, नारी को हम सम्मान से देखते हैं। हमारी पार्टी पूरा सम्मान देती है। ये कौन सा नारी का सम्मान किया जा रहा है राजनीतिक दलों के द्वारा, पार्टी के नेताओं द्वारा? ये कौन सा सम्मान किया जा रहा है नारी का, जिसमें कभी नाचने वाली कहा जा रहा है तो कभी 50,000 की गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है? ये कौन सा सम्मान है वरुण जी, ये कौन सा सम्मान है? हमें बता दीजिए ना। आप लोग सारी चीजें नारी को लेकर के ही क्यों करते हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसने भी कहा, अगर उनके ऊपर इस तरीके की भाषा शैली इस्तेमाल की, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसका घोर विरोध करता हूं इस मंच के माध्यम से। नहीं होना चाहिए। लेकिन जब भाजपा के साथी हमारे टाइम की अगर चीजें अगर बताते हैं तो कम से कम 2014 के बाद से जो सरकार आई और प्रदेश में 2017 के बाद से जो सरकार आई, आपको भी ध्यान देना चाहिए। विकास जी जवाब दीजिएगा, आखिर ये कौन सा नारी का सम्मान है? जी मैडम जी, इसका जवाब चाहिए। विकास जी इसका जवाब दीजिएगा कि आखिर ये किस तरह से नारी का सम्मान किया जा रहा है राजनीतिक दलों द्वारा? देखिए, राजनीतिक दलों द्वारा नारी के सम्मान की बात कर लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल पास कर लेके आई। किसने लटकाए रखा था इसे? सोनाली जी, जरा पूछ लीजिएगा हमारे दोनों साथियों से, किसने इस बिल को लटका के रखा? आज नारियों को सम्मान मिल रहा है। हम उत्तर प्रदेश के अंदर महिला हेल्प डेस्क लेकर के आए। हर थाने में हमने एक महिला हेल्प डेस्क तैनात की। हर थाने में किसने पहल की? इस उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने की। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सारे विषय कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के चस्पे से देखने से नहीं दिखेंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। IIT वाले क्या कहेंगे विकास जी? IIT BHU वाले पर आप क्या कहेंगे फिर?
देखिए IIT BHU के कांड पर मैंने फिर कहा आपको कि ऐसी घटनाएं हमारे समाज को भी शर्मसार करती हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस का इकबाल देखिए कि हमने उनको गिरफ्तार करने का काम किया। उससे पहले अगर आपको याद हो, उससे पहले अरे भैया नीरज भैया सुन लो मेरे भाई, सुन लो। अयोध्या आपको याद होगा कि अयोध्या में चलती ट्रेन में महिला सिपाही के साथ बदसलूकी करने वाले के साथ क्या हुआ था? सोनाली जी बता दीजिए कि इसी उत्तर प्रदेश के अंदर सांसद के घर में बलात्कार हो जाता था। क्या होता था? लेकिन आज जब उस महिला कांस्टेबल के साथ चलती ट्रेन में कुछ मनचले छेड़खानी करते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि ढेर कर दिया जाता है वो मंचला यमलोक पहुंचा दिया जाता है। ये है बदलता हुआ उत्तर प्रदेश। अगर महिला के सम्मान में कोई कोताही बरतेगा तो उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश पर विकास जी आपने खुद ही एक सवाल खड़ा किया है। इस बदलते हुए उत्तर प्रदेश पर एक सवाल हमारा ये भी है कि आपने जिस महिला सिपाही के साथ बदसलूकी की बात कही है, आखिर वो महिला सिपाही होने के बाद जब उससे बदसलूकी हो सकती है तो बाकी की महिलाओं का क्या? देखिए उस महिला, पहले मैं फिर कहता हूं आपको कि आप याद कर लीजिए कि जब सांसद के घर में बलात्कार होता था, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर होता था। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज की एक रिपोर्ट है, मैं बताता हूं आपको। 2012 से 17 तक 450 से ज्यादा लड़कियां गायब हुई इसी कन्नौज के अंदर से। ऑन रिकॉर्डेड है ये बात। 450 से ज्यादा इसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक मंत्री महिला का शोषण करता है और उसे दोबारा मंत्री बनाए रखना शासन की मजबूरी हो जाता है इसी उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन आज अगर इसी उत्तर प्रदेश के अंदर महिला के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो उसे यमलोक पहुंचाने का काम होता है। क्या ये छोटी मोटी उपलब्धि है सोनाली जी? कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश अब बदलाव की तरफ बढ़ गया है। ये उत्तर प्रदेश दंगा विहीन प्रदेश की तरफ बढ़ा है। ये उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त प्रदेश की तरफ बढ़ा है। ये उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है। ये पहला 2024 का चुनाव होगा जो माफिया विहीन लड़ा जा रहा। आप उत्तर प्रदेश के इतिहास को उठा करके देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के इतिहास का ये पहला चुनाव है जो माफिया विहीन लड़ा जा रहा है, दंगा विहीन चुनाव लड़ा रहा है। आज दंगे पर कहीं चुनाव नहीं हो रहा। आप अगर बता दीजिए कहीं दंगे की बात हो रही सोनाली जी। और 2017 का वो चुनाव याद करिए जब पूरा चुनाव दंगों के इर्द गिर्द घूमा, चाहे वो शामली के दंगे हो, मुजफ्फरनगर के दंगे हो, कैराना के दंगे हो, मेरठ के दंगे हो, बरेली के दंगे हो। उत्तर प्रदेश में दंगा संस्कृति विकसित रही पिछली सरकारों में। आज ये पहला चुनाव है जो माफिया मुक्त दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश में ये चुनाव हो रहा है। सोनाली जी जैसे कह रहे हैं कि हमने माफिया, इतने भी माफिया रहे हो आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? या तो हेलो सोनाली जी मेरी आवाज आ रही है क्या आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जितने भी माफिया सोनाली जी आवाज आ रही है? अब जनता को सिर्फ करना है जितने भी माफिया इकट्ठे इलेक्ट्रल बॉन्ड द्वारा जिन्होंने प्रतिज्ञा दिया है उससे बाहर खदेड़ने का समय है। आज पूरा इंडिया एकजुट होकर के जनता के साथ खड़ा है, केंद्र के साथ खड़ी है। इतने भी शहरों में बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है, उनके पास न तो कोई हिस्सा है, उनकी बहनें नहीं है क्योंकि महिला सुरक्षा बात नहीं है। आज तक बात की जाए रोजगार नीरज जी रोजगार की आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? गायब हो चुका है। आज ये SBI नीरज जी आपका सवाल हम पूछ आवाज बहुत खराब आ रही है। नीरज जी आपके नेटवर्क इशू आ रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है। आपका सवाल हम पूछ लेते हैं। इंडिया गठबंधन जीत की दावेदारी कर रही है, एकता के साथ चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रही है। आज से पहले चरण का मतदान भी शुरू हो गया। कहीं ना कहीं अब ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि कौन जीतेगा, कौन तीसरी बार गद्दी पर बैठेगा या इंडिया गठबंधन को मौका मिलेगा। लेकिन ये बड़ा सवाल विकास जी, एक आखिरी सवाल हमारा यही है कि अखिलेश यादव बुलंदशहर में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि खबरें सामने आ रही हैं कि पश्चिमी यूपी से बीजेपी का अब सफाया होने जा रहा है। ये हमारा अंतिम सवाल है। देखिए थोड़ा सा संशोधन है, मुझे लगता है अखिलेश यादव जी जल्दबाजी में बोल गए। पश्चिमी यूपी से बीजेपी सफाया करने जा रही है सब। आप ये देख लीजिएगा।
कि पश्चिमी यूपी की 8 सीटें जो प्रथम चरण में चुनाव हो रहा है, वहां भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है, क्योंकि अमन चैन के साथ आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज सांस ले रहा है। ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मैं फिर कहता हूं सोनाली, क्या वही कैराना है जहां की दंगा संस्कृति पूरे देश में फेमस हो गई। ये वही मुजफ्फरनगर है जिसकी पलायनवादिता को इस पूरे देश ने देखा था कि जहां लोगों ने कैसे बड़े पैमाने पर पलायन किया था दंगों के डर से। ये वही सहारनपुर है जहां एक दंगा संस्कृति, जहां एक परिवार का होल्ड रहता था, जहां एक बड़े नेता हैं जो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को परवान चढ़ाया करते थे। ये वही नगीना है जहां पर एक वर्ग विशेष के लोग दूसरे वर्ग विशेष को प्रताड़ित किया करते थे। तो मुझे लगता है कि आज वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश सारे चीजों से बाहर निकल के आया। लेकिन 2-3 चीजें व्यवहारिक भी हैं सोनाली जी। आप देख लीजिए कि पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में सपा, बसपा और आरएलडी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का बड़ा जनाधार है, वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी। आज आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज बहुजन समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ में चुनाव लड़ रही है, और वो कांग्रेस पार्टी जिसका उत्तर प्रदेश के अंदर क्या जनाधार है ये हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं। उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। शायद यही वो रीजन है कि अखिलेश यादव ने उनके कटोरे में कुछ सीटें डाल दी हैं जिसको लेकर के वो खुश हैं, तो उन्हें खुश रहना लाजमी सी बात है। विकास जी इस पर जवाब लेते हैं। विकास जी, इस डिस्कशन का एंड ऑफ डिस्कशन इसी से होगा। वरुण जी जवाब दीजिएगा कि क्या वाकई में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खाते में या फिर कटोरे में ही कह लें, उनके कटोरे में कुछ सीटें डाल दी हैं कि चुनाव लड़िए? वरुण जी अपने माइक पर पैनलिस्ट ने कटोरा इस्तेमाल किया जी, तो आप ये देखिए कि इन्होंने शब्दों की मर्यादा किस लेवल की गिराई। खैर इनके शब्द इनको मुबारक हो, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप 12 सीटों पे सोनाली जी जमानत जब्त हुई थी 2019 में, बिल्कुल 2024 का जो चुनाव परिणाम आएगा ये कटोरा नहीं तो और क्या है। देश में 60 साल शासन किया है कांग्रेस पार्टी ने। इस उत्तर प्रदेश में 40 साल तक सरकार में रही है कांग्रेस पार्टी अपने अकेले के बलबूते। ये बिल्कुल सही है। कटोरा नहीं तो और क्या कहा जाएगा, जरा पूछ लीजिए। तमाम जो चीजें हमारे देखने को मिल रही हूँ, भाजपा के नेता जो बौखलाहट में जो बयान दे रहे हैं, इसी तरीके की बौखलाहट है। ये बौखलाहट जो है ये चुनाव के परिणाम आने से पहले इसी तरीके से चालू हो गई है, तो ऊपर से नीचे तक जो बयानबाजी चल रही है वो इसी तरीके की है। 2024 में तो साफ हो जा रहा है। बस ये बड़ा दावा है। नीरज जी, वरुण जी और विकास जी, नीरज जी, वरुण जी, विकास जी, बस यही देखना बाकी है कि आज से पहले चरण का मतदान तो शुरू हो गया है। जो दावे किए जा रहे हैं कि 400 पार आएगा या 150 पर ही गठबंधन जो है वो सिमटा करके रख देगा, ये देखना बाकी है। ये जो बड़ा दावा किया गया है कि इतने पर ही सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी, वहीं अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं कि पश्चिमी यूपी से सफाया होने जा रहा है। तो ये सारी चीजों पर विराम 4 जून को लग जाएगा और पता चल जाएगा कि आखिर देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, अखिलेश यादव हो या फिर सपा या गठबंधन से कोई भी बड़े नेता हो, राहुल गांधी हो, लगातार जनता से अपील करने की बजाय वो जनता को ये बताने में लगे हुए हैं ज्यादा और ये समझाने में लगे हुए हैं कि आखिर उनका सफाया किस तरह से होने वाला है उत्तर प्रदेश से, देश से। देखना यह है कि जो पहले चरण का आज मतदान सुबह 7 बजे से जारी था, जहां से कई सारी बड़ी खबरें सामने निकल करके आई हैं, चुनाव बहिष्कार की खबरें सामने आई, वहीं कई सारी समस्याएं सामने आई हैं। अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी में 40 से 50 कार्यकर्ताओं के पुलिस के पास बैठे होने की भी खबरें सामने आई, क्योंकि उन्होंने पोलिंग एजेंट्स को परेशान किया था। इसी के साथ कई जगह से पथराव की खबरें भी सामने आई, वहीं ईवीएम मशीन खराब होने की खबरें भी सामने आई। तो देखना यह है कि ये जो समीकरण देखने को मिल रहा है, ये जो घमासान देखने को मिल रहा है इस पहले चरण के मतदान के दौरान ही, आखिर ये कहां तक लेकर के जाता है। इंडिया गठबंधन हो या सत्ताधारी पार्टी हो, उनको कहां तक लेकर के जाता है और किस मोड़ पर ले जाकर के छोड़ देगा। क्योंकि 4 जून को यह साफ हो जाएगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या वाकई में जो हैट्रिक का दावा किया जा रहा है, 400 पार का दावा किया जा रहा है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी का दावा किया जा रहा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का दावा किया जा रहा है? क्या वाकई में ये सफल हो पाएगा? क्या वाकई में ये सत्य हो पाएगा और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सवार होंगे और उनके स्तर पर लोकसभा चुनाव जीतने का ताज सज पाएगा? या फिर इस बार जो उत्तर प्रदेश में और देश में गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन, कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन का नाम भी काम आएगा और इंडिया गठबंधन जीत हासिल करने में अपने पत्र के जरिए, अपने घोषणा पत्र के जरिए, परिवर्तन पत्र के जरिए, अपने न्याय पत्र के जरिए जीत हासिल करने में सफल हो पाएगा? देखना अभी बाकी है। 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। 4 जून को यह साफ हो जाएगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा।